चैलेंजेस एंड सक्सेस बिफोर यूनाइटेड नेशंस। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके अगर रेफरेंस में कहा जाए तो चैलेंजेस जो यूनाइटेड नेशंस ने फेस किए वो कौन कौन से हैं? जो टेररिज्म है, आतंकवाद, उसका जो खतरा है, या जो रेशियल क्लैशेस हो रहे हैं, या जो इश्यूज हैं रिफ्यूजीज के उनका बढ़ना, ये चैलेंजेस है यूएन के लिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रहा है उसकी घटनाओं का बार बार होना, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अरेंजमेंट की में एक्टिव और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो लोगों का, उसकी बहुत ज्यादा कमी होना, बहुत बड़ा खतरा ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर जो खड़ा हो गया है उसका उत्पन्न होना, ये सब चैलेंजेस है यूनाइटेड नेशंस। बढ़ती प्रॉब्लम जो एक्सटेंसिव गरीबी हो रही है, भुखमरी हो रही है, उसकी जो समस्याएं, कितना ज्यादा प्रोडक्शन और प्रचार प्रसार हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का, केमिकल वेपन्स का, बायोलॉजिकल वेपन्स का, ये सब जो है चैलेंजेस है यूनाइटेड नेशंस के सामने। अभी तक तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ और इसको हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ा सक्सेस है, सफलता है यूनाइटेड नेशंस। जब से यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश हुआ है कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले है बर्लिन क्राइसिस। जब जर्मनी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था तो जो आर्मीज थी यूएसएसआर की, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की, फ्रांस, यूएसए और यूके की, उन्होंने जर्मनी को सीज कर लिया। अब ये जो आर्मी थी इन चारों नेशंस की, ये जो है जर्मनी में घुस गई और कोई भी नेशन जो है वो अपनी अथॉरिटी देने को तैयार नहीं था, या कह दिए अपनी अथॉरिटी जो है छोड़ने को तैयार नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एग्रीमेंट्स जो भी रिलेशनशिप विद जर्मनी हुए वो हुए याल्टा और पोट्सडैम में, और किस किस के बीच हुए? यूके, यूएसए और सोवियत यूनियन के। अब जो याल्टा एग्रीमेंट हुआ इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये डिसाइड हुआ कि जर्मनी को जो है 3 भागों में बांट दिया जाए और इसीलिए डोमिनेशन जो है यूएसएसआर का इस जर्मनी के ऊपर एक्सेप्ट किया गया, जबकि फिर डिसाइड किया गया कि वेस्ट जर्मनी को जो है वो डोमिनेशन में रहेगा यूके, यूएसए और फ्रांस की। तो बर्लिन सिटी जो है वो आती थी ईस्ट जर्मनी में जो कि यूएसएसआर के कंट्रोल में थी। अब उसको भी जो है डिवाइड कर दिया गया 4 पार्ट्स में। तो जो कंट्रोल था यूएसएसआर का ईस्ट बर्लिन के ऊपर और वेस्ट बर्लिन को जो डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में, तो कंट्रोल जो है यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस का वहां पर एस्टैब्लिश हो गया। 1947 से जो एक डिफरेंस होता है ओपिनियन का वो हो गया अब स्टार्ट दोनों पावर ग्रुप्स के बीच में, यानी कि यूएसएसआर और जो ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज थी और यूएसए जो ग्रुप ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री। और ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ये किसको लेकर था? जर्मनी को लेकर। जो कंट्रोल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो है 4 पावर्स थी जो डिसीजन लेने वाली थी रिलेटेड टू पूरे जर्मनी के, और वो जो है कोलैप्स कर गई 1948 में। यूके, यूएसए और फ्रांस अब इन्होंने जो है कदम उठाने शुरू कर दिए, खास तौर से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए उसकी दिशा में वेस्ट जर्मनी के अंदर। और यहाँ पर इन्होंने जो है मॉनेटरी रिफॉर्म्स करेंसी के वो इंट्रोड्यूस कर दिए वेस्ट जर्मनी। बट ये जो रिफॉर्म थे ये पूरे बर्लिन में नहीं हो पाए क्योंकि यूएसएसआर ने अपने खुद के रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो एक जो रास्ता था वेस्ट बर्लिन में एंटर करने का वो होके जाता था ईस्ट जर्मनी से, और जिसके ऊपर यूएसएसआर ने अपना कंट्रोल कर रखा था। नतीजा क्या हुआ? यूएसएसआर ने जो है अब एक एम्बार्गो जो है उसे लागू करना शुरू कर दिया वेस्ट बर्लिन के अराउंड, ताकि करेंसी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, करेंसी रिफॉर्म जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके जो इस पार्ट में लागू थी। ये एक तरीके के ओपन चैलेंज था वेस्टर्न पावर्स की। अब क्योंकि ये सवाल था इज्जत का, रेपुटेशन का, तो कोई चॉइस नहीं थी एक्सेप्ट फर्मली जो है आप इस रिगार्ड में रिप्लाई बैक करो। तो जो इमरजेंसी थी इन दोनों पावर ग्रुप्स की वजह से वो जो है क्या कहलाई? बर्लिन इमरजेंसी। क्योंकि ये जो दोनों पावर ग्रुप्स थे ये बर्लिन को लेकर एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हो गए थे, तो ये जो इमरजेंसी कहलाई ये कहलाई बर्लिन इमरजेंसी। अब इससे संबंधित जो है सवाल उठाए गए सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस के। तो यूनाइटेड नेशंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पर
जो इमरजेंसी है उसको शांत रखने के लिए। प्रॉब्लम स्विस कैनाल की। 1956 में स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया गया कॉलोनियल नासिर जो इजिप्ट के थे उनके द्वारा, या नसीर जो थे। इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था यूके और फ्रांस का, वो खतरे में आ गया। इसराइल की जो है वैसे ही बहुत ज्यादा एक तरह से पुरानी दुश्मनी थी इजिप्ट के प्रति, तो ये जो तीनों नेशंस थे अब इन्होंने मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर वो बढ़ावा भी दे रहा था, सपोर्ट भी कर रहा था इजिप्ट को, तो पूरी तरह से जो वर्ल्ड पीस था वो खतरे में आ गया। जो नॉन अलाइनमेंट नेशंस थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, वो जो है अपने जो ये तीन नेशंस हैं वहां से सोल्जर्स को विड्रॉ कर लेंगे इजिप्ट से खास तौर से, और वहां पर एक पुलिस फोर्स जो है उसको स्टैब्लिश कर देंगे स्विस कैनाल के लिए। फर्स्ट टीम जो इमरजेंसी फोर्स की थी यूनाइटेड नेशंस की, अब उसको इजिप्ट भेजा गया और जनरल असेंबली ने डायरेक्ट किया इन तीन स्टेट्स को कि ये जो है अपने सोल्जर्स को इजिप्ट से विड्रॉ कर। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर लिया, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो जो है इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस जो है इजराइल को उसको प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। इजराइल ने जो है अपने भी फिर सोल्जर्स विड्रॉ कर लिए। फाइनली यूनाइटेड नेशंस को सक्सेस मिल गई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। मतलब ये था कि पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने तो अपने सोल्जर्स विड्रॉ कर लिए, इजराइल नहीं कर रहा था, तो ऐसे में जो है यूनाइटेड नेशंस ने रोल प्ले किया कि हम जो है आपको इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस जो मिल रही है वो बंद कर देंगे। कैसा रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो मजबूर होकर इजराइल को भी अपने सोल्जर्स को विड्रॉ करना पड़ा। अब आती है क्राइसिस ऑफ क्यूबा। क्यूबा एक बहुत बड़ा आइलैंड है जो कि सिचुएटेड है सेंट्रल अमेरिका। 1959 में फिडेल कैस्ट्रो वो पावर में आए। अब फिडेल कैस्ट्रो जो है वो फेवर करते थे यूएसएसआर का। 1960 यूएसएसआर ने अनाउंस कर दिया वो जो है न्यूक्लियर पावर वेपन्स देगा क्यूबा। नतीजा क्या हुआ, तो सिक्योरिटी थी यूएसए की, अब वो खतरे में आ गई। प्रेसिडेंट कैनेडी 1962 में उन्होंने एक काउंटर स्टेप उठाया और उन्होंने एक एम्बार्गो अनाउंस कर दिया, मतलब चारों तरफ से घेर लेंगे, ऐसी चीज अनाउंस कर दी क्यूबा के अराउंड। तो जो मटेरियल्स थे जो कि मिलिट्री बेसिस पे थे, खास तौर से न्यूक्लियर वेपन्स जो थे, अब उनको वहां पर नहीं ला जा सकता। तो ये जो दोनों सुपर पावर्स थी ये एक दूसरे के अपोजिट आके खड़ी हो, कोल्ड वॉर बढ़ता जा रहा था और सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो रही थी कि हाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है। पर यहाँ पर जो है एक एग्रीमेंट हुआ क्रुश्चेव यानी कि यूएसएसआर और कैनेडी के बीच में और कैस्ट्रो यानी क्यूबा के बीच में। जो जनरल सेक्रेटरी थे यूथ एंड यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसी के कारण जो वर्ल्ड पीस था वो बना रहा। उन्होंने इनके बीच में एक एग्रीमेंट कराया। अटेम्प्ट्स डिसआर्मामेंट के 1969 में यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया जो यूज है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का, ये जो है इंटरनेशनल लॉ के विपरीत है। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया कि 1970 का जो दशक था वो दशक रहा डिसआर्मामेंट। तो 5 मार्च 1970 को नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है थी वो फोर्स में आई और इसको लगभग 100 नेशंस ने साइन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था डिसआर्मामेंट की दिशा में। अटेम्प्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया कि ये जो 1975 का दशक था तब से लेके 1985 का ये दशक माना जा सकता है विमेन का। मेजॉरिटी ऑफ जो गवर्नमेंट्स थी वर्ल्ड की वो एस्टैब्लिश करी थी इंस्टीट्यूशंस ताकि ज्यादा से ज्यादा विमेन का डेवलपमेंट हो। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही वैल्यूएबल योगदान दिया मेंटेन करने में वर्ल्ड पीस को, जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अंटार्कटिक एरिया में कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होंगे और लैटिन अमेरिका जो है उसे न्यूक्लियर फ्री जोन डिक्लेयर करते हैं। ये जो इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी स्टारवेशन के अगेंस्ट या एपिडेमिक्स के अगेंस्ट, फूड सप्लाई करके ग्रेन्स और मेडिसिन को जो है एशिया और अफ्रीका में, तो ये इधर इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए एक तरह से वर्क किया। इंस्टीट्यूशंस थे जैसे ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स ऑफिस फॉर रेफ्यूजीज UNHCR, इसने क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइडेड करी अलग अलग फील्ड्स में। जो काम किए गए रेफ्यूजीज के हित में इस इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको अवार्ड मिले 2 नोबेल प्राइजेस 1954 में और 1981 में।
हेडक्वार्टर जिस इंस्टीट्यूशन का वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फाइनली आता है रोल इंडिया का क्या था यूनाइटेड नेशंस में। जब से एस्टैब्लिशमेंट हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। इंडिया ने अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करी, जो उसने जो ऑब्जेक्टिव और बेसिक प्रिंसिपल है इस वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस के को ध्यान में रखा और साथ ही साथ उसको लागू भी किया पूरे खुले दिल से। इसने जो है कई ऐसे रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए बहुत सारी एक्टिविटीज में यूनाइटेड नेशंस की, कैसे नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए और साथ ही साथ उनको अप्रिशिएट यानी उनकी प्रेजिंग भी करी। आर्टिकल 51 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो हर कोशिश करेगी कि जो है ऐसे प्रयास करे जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, और हमेशा कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो उसमें पीसफुल तौर पे शांतिपूर्ण तरीके से सेटलमेंट हो सके। तो जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसकी जो एक गूंज है उसको हमारे यहाँ रेसिप्रोकेट किया है, मतलब हमारे यहाँ भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें एक तरह से वही चीज को डाला गया। इंडिया ने एक लीडिंग रोल प्ले किया जब कोई भी टेररिज्म के अगेंस्ट बात होती है, मतलब कि हम इंडिया जो है हमेशा प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है कोलोनियलिज्म के, इंपीरियलिज्म के, अपार्थाइड के और रेसिज्म के। इन सब के खिलाफ जो है इंडिया ने हमेशा प्रोटेस्ट करने में सबसे आगे रहा है। इंडिया सपोर्ट करता है हर उस अटेम्प्ट को जो कि अवेलेबल कराते हैं इंडिपेंडेंस, खास तौर से फ्रेंच कॉलोनीज के लिए, जैसे ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। यूनाइटेड नेशंस की अपनी कोई खुद की आर्मी नहीं है, इसीलिए जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ी है इंटरनेशनल आर्मी की ताकि पीस को एस्टेब्लिश किया जा सके, तो इंडिया ने हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एस्टैब्लिशर के तौर पे पीस के अपनी खुद की आर्मी को भेजकर। इमरजेंसी जब कुछ ऐसी हो जाती है कि जब क्राइसिस हो जाती है कंट्रीज में, जैसे गाजा है, साइप्रस है, कॉन्गो है, इंडिया ने जो है असिस्ट किया कि वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से या शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा अपनी खुद की आर्मी को भेजकर। इंडिया ने डॉक्टर्स की टीम भेजी थी घायल सोल्जर्स की मदद करने के लिए जब कोरिया का वॉर हुआ था। इसी तरह से इंडिया ने जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है चेयरपर्सन के तौर पर जो कमीशन ऑफ न्यूट्रल कंट्रीज हैं उनके लिए, और जब इनको एक तरह से अपॉइंट किया गया था चेयरपर्सन के रोल पे, ताकि ये जो है एक तरह से उसके ऊपर सुपरविजन निगाह रख सके जब सीज फायर हुआ था कोरिया। इसी तरीके से इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक चेयरपर्सन के तौर पर इंटरनेशनल कमीशन के, जब इनको अपॉइंट किया गया था इम्प्लीमेंटेशन सीज फायर का वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और फ्रांस के बीच। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं इंडिया ने परफॉर्म किए हैं न्यूट्रल और इम्पार्शियल नेशन के तौर पे, क्योंकि ये जो है हमेशा अपने आप को एक पीस का फाउंडर मानते हैं कि हम जो है हमेशा शांति के लिए ही आगे बढ़ते हैं या हम हर चीज के लिए शांति जो है चाहते हैं। और साथ ही साथ एग्जीक्यूटर माना गया है सीज फायर का जब बहुत सीरियस क्राइसिस थी अलग अलग कंट्रीज के बीच में 1950 और 1960 के दौरान। इंडिया ने हमेशा डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया है, हमेशा स्ट्रांगली वकालत करते हैं कि कंप्लीट तौर पर डिसआर्मामेंट होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स का, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। इंडिया का ये मानना है कि अगर जो ब्रिज है वो पीस, कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग का नेशंस के बीच में क्रिएट कर जाए तो बहुत ज्यादा जो खर्चा मिलिट्री पे किया जा रहा है वो रिड्यूस हो सकेगा, और जो मनी और रिसोर्सेज हैं कि खाली और खाली हथियारों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोगों के लगाया जा सके। इंडिया को कई बार चुना जा चुका है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड नेशन के अंदर। इंडिया ने बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए हैं मेंबर ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल के लगभग 12 साल तक के। 1952 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो प्रेसिडेंट चुनी गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल असेंबली। सर्विसेज दी गई हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए या डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा एज अ चेयरमैन ऑफ यूनेस्को। डॉक्टर नागेंद्र सिंह और राज पाठक ये जो है जजेस रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडिया का बहुत ही ज्यादा अहम रोल रहा है यूनाइटेड नेशंस में। ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।